हेलो एस्पिरेंट। आशा करता हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में स्वस्थ मस्त होंगे और अपने डीएचओ की प्रिपरेशन को 100% दे रहे होंगे। अभी तक हमारे चैनल्स पे चल रही थी अपनी हॉर्टिकल्चर की सीरीज़। अब उसके साथ साथ हम अपनी एग्रोनॉमी की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। चैप्टर थोड़ा वाइड है इसलिए हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक कवर होगा वो इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर कंप्लीट होगा। आइए इसे बिना किसी देरी के कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द है क्या, ये किस भाषा से मिलकर बना है और इसका पूर्ण अर्थ क्या है। आइए देखते हैं हम। तो आपके बुक में मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, तो आइए पढ़ते हैं और साथ साथ में आपको मैं इसका मीन्स भी समझाता जाऊंगा। द टर्म एग्रीकल्चर इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर एंड कल्चरा। जो एग्रीकल्चर वर्ड है वह 2 लैटिन भाषा से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चरा, जिसमें एगर मीन्स लैंड और फील्ड। एगर का अर्थ है भूमि या मैदान और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। कल्चरा का अर्थ है कल्टीवेशन, मतलब उसका उत्पादन करना, देख रेख करना, संरक्षण करना। देयरफॉर द टर्म एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो हम इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द का अर्थ है किसी एक भूमि का निरीक्षण और उसकी देखभाल करना। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो रिफर्ड टू एज द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। एग्रीकल्चर एक तरफ से ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि यह एक विधि है जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फलों या सब्जियों, मतलब विभिन्न प्रकार के उत्पादन करते हैं नेचुरल स्टॉक्स, मतलब प्राकृतिक संसाधनों द्वारा जो कि हमारे पृथ्वी पे मौजूद हैं। एग्रीकल्चर की आपको कई प्रकार की डेफिनेशन कई ऑथर्स द्वारा मिलेंगी। आपको जो भी सिंपल लगे आप उसे पढ़िएगा। सबसे सिंपल मैं आपको यही बताऊंगा, आप नॉर्मली इसे समझिए कि एग्रीकल्चर है क्या, बस यही मेन है। आप डेफिनेशन तो खुद ही निर्माण कर लोगे कि मतलब एग्रीकल्चर है क्या। तो मेन ये समझे रहिएगा कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर, मतलब एक किसी स्पेसिफिक भूमि का संरक्षण करना, देखभाल करनी एग्रीकल्चर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर शब्द का अर्थ क्या है, एग्रीकल्चर किस भाषा से मिलकर बना है, उसकी डिफिनेशन क्या है। तो बट हमने ये तो पढ़ा नहीं कि एग्रीकल्चर शब्द आया कहाँ से है, किस ऑरिजिन से, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आइए देखते हैं। ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पहले ही दिखा होगा, इसमें देखिए, एग्रीकल्चर इज़ द रूट कल्चर। मतलब इसका अर्थ है कि एग्रीकल्चर इज़ द रूट कल्चर, मतलब आपको यह इसमें दर्शाता है कि एग्रीकल्चर जो शब्द है एक संस्कृति है, मतलब एक जड़ है, संस्कृति की जड़ है। मतलब ये किसी स्पेसिफिक उससे नहीं बनाया गया है, मतलब साइंस के विज्ञान के द्वारा नहीं बनाया गया है, या एक हमारी संस्कृति की जड़ है। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री सेलिब्रेट्स बैटल्स इन अ ब्राइट वे बट इज़ क्वाइट साइलेंस अबाउट द ऑरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ द बैकबोन ऑफ अ नेशन। इसमें यह बताया है कि इसका अर्थ है कि हिस्ट्री हमें, मतलब इतिहास हमें कई प्रकार से एग्रीकल्चर के बारे में बताता है कि एग्रीकल्चर कहाँ से कहाँ से इसका उत्पादन, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बट एक तरफ से देखा जाए तो यह हमारे नेशन का एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, मतलब एक मजबूती प्रदान करता है हमारे नेशन को। आगे बढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी सेड विदाउट अ सर्टेन when and where the first man put the land under the plough cultivation। तो ये कहना आसान नहीं है कि कब और कहाँ एक व्यक्ति ने किसी भूमि पर फावड़े द्वारा एक कल्टीवेशन, मतलब किसी भूमि की देखरेख शुरुआत की थी। यह कहना आसान नहीं है क्योंकि हमें सूक्ष्म नहीं मिले हैं, हमें इतिहास में बस बताया गया है। मतलब हमने भी, हमारे जो इतिहासकारों ने इसे बताया है जब एग्रीकल्चर की शुरुआत, वो उन्होंने भी इसे बस एक मतलब शुरुआत द्वारा किसी फैक्ट के द्वारा ही जाना है। मतलब कोई ये फिक्स नहीं है कि ये यही मतलब तथ्य है कि यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड टेल्स अस द डैट द एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट टेकन अप बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम वेयर इट ट्रेवल टू मेडिटेरेनियन countries like Egypt
Italy and Greece and to India and the rest of the world। इसका अर्थ ये है कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से हमें यह पता लगता है कि एग्रीकल्चर खेती की शुरुआत सबसे पहले मध्यम एशिया से शुरू हुई, उसके कुछ क्षेत्रों से शुरू हुई जिसमें इजिप्ट है, इटली है एंड ग्रीस है। उससे चलते चलते वहाँ से शुरुआत हुई और चलते चलते हमारे भारत में आया। और अभी जो तथ्य हमें मिलते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द आया कहाँ से है, सो हमें जो हमारे एग्रीकल्चर में इवोल्यूशनरी पाथवे मतलब कि विकासात्मक मार्ग से होते हुए जो हमें चरण प्राप्त हुए, मतलब कहाँ से कैसा इसका शुरुआत हुई, तो आइए उसको पढ़ते हैं हम। पहला स्टेज है रूट ग्रैबिंग स्टेज, दूसरा है हंटिंग स्टेज, तीसरा है फायर एंड आयरन वेपन स्टेज, चौथा है पास्टरल स्टेज और एनिमल हस्बेंड्री स्टेज, पांचवा है क्रॉप हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर स्टेज। आइए पढ़ते हैं एक एक करके। रूट ग्रैबिंग स्टेज, दिस वॉज द स्टेज व्हेन मैन वॉज लिविंग अ प्राइमेटिव लाइक एग्जिस्टेंस। देयर वाज नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बट people fed on raw materials such as roots, berries, wild fruits, herbs, etc। इसका अर्थ है कि इस स्टेज में जो इंसान हुआ करते थे वह एक तरफ से जानवरों की भांति अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें बस खाने से मतलब होता था कि हाँ चलते रहो, रास्ते में कोई भोजन का पदार्थ मिल गया, जैसे पेड़ों के फल मिल गए, बेरीज मिल गई, उसी पे वो डिपेंड हुआ करते थे, खाते पीते अपना, मतलब एक तरफ से जानवर का क्या काम होता है, वह चलते रहते हैं, भोजन प्राप्त हुआ, खाए, फिर चलते रहे, वैसा जीवन व्यतीत होते। इसमें मतलब वहाँ के जो मनुष्य, मतलब जो लोग हुआ करते थे स्टेज में, उनको कोई ज्ञान नहीं था एग्रीकल्चर का, बस वह अपने खाना बदोश जीवन जीते थे कि हाँ खाना मिल गया चलो, ऐसा था। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेज जो है वो है हंटिंग स्टेज। हंटिंग स्टेज में क्या लिखा गया आइए पढ़ते हैं। इन दिस स्टेज पीपल स्टार्टेड टू यूज वेपन लाइक बोन्स ऑफ एनिमल, पीसेज ऑफ स्टोन्स फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल फॉर फूड। दे यूज टू टेक रॉ मीट इन एडिशन ऑफ रूट्स एक्सेट्रा। अब इसमें क्या हुआ, अभी तक क्या था कि पहले स्टेज में लोग जानवरों की भांति बस भोजन करते थे जो फल में डिपेंड हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा इतना सा ज्ञान आया कि हाँ हम हथियार भी यूज कर सकते हैं। सो उन्होंने हथियार बनाना स्टार्ट किया इस स्टेज में, जैसे कि लकड़ी के डंडे, स्टिक्स हो गई, दूसरा बोन्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हड्डियों से हथियार बनाना शुरू किए, पत्थर के टुकड़ों से हथियार बनाना शुरू किए। और यह बनाते किस लिए थे, केवल शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करते थे, उसमें जो मीट मतलब कच्ची मांस प्राप्त होती थी। तो इस स्टेज का मेन पॉइंट जो है कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें मतलब कि इन विच स्टेज रॉ मीट यूजेज एज अ फूड, मतलब ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें कच्ची मांस को लोग अपने भोजन में ऐड किए थे, तो वह है हंटिंग स्टेज। इसमें क्या था कि आग की जानकारी तो थी नहीं उनको, सो वो जानवर का शिकार करते, डायरेक्ट जो मांस उनको मिलती उसे वो भोजन में अपने ऐड करके उसे भोजन पा लेते। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेज में, वह है फायर एंड आयरन वेपन स्टेज। अब इसमें क्या होता है पढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर इनेबल्ड द प्रोडक्शन ऑफ रिफाइंड टाइप्स ऑफ वेपन फ्रॉम आयरन फॉर हंटिंग। इन दिस स्टेज रोस्टेड मीट वॉज टेकन एज इंस्टेड ऑफ रॉ। इसका अर्थ है कि अभी तक क्या करते थे कि हंटिंग स्टेज में पहले तो वो अपना फलों से भोजन मतलब प्राप्त करते थे, फलों पर डिपेंड करते थे। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा नॉलेज आया तो वो हथियार बनाकर शिकार करते थे, कच्चे मांस को भोजन में प्रयोग करते थे। अब उन्हें थोड़ी सी और नॉलेज आई कि हाँ आग नाम की भी एक चीज़ होती है। तो इस स्टेज में आग का प्रवाह शुरू हुआ, मतलब लोग आग से भी अपना काम चलाने लगे। मतलब जैसे अभी तक क्या था कि वह शिकार करते थे तो कच्ची मांस पाते थे, उन्हें नॉलेज नहीं थी कि हाँ आग से हम इन्हें पका के खा सकते हैं। अब क्या हुआ, इस स्टेज में उन्हें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई कि हाँ हम इस मांस को पकाकर भी खा सकते हैं आग के माध्यम से। सो इसमें
एक और क्वेश्चन बनेगा कि रोस्टेड मीट की किस स्टेज में लोग शुरू किए एज अ फूड, तो आंसर आपका रहेगा फायर एंड आयरन वेपन स्टेज। मतलब कि वह स्टेज जिसमें लोग अपने भोजन को पकाकर खाना स्टार्ट किए थे, वह है फायर एंड आयरन वेपन स्टेज। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज के आगे, पास्टरल स्टेज और एनिमल हस्बेंड्री स्टेज। दिस स्टेज the people did not start actual crop cultivation but started domesticating animal such as sheep and cattle, which is considered as the branch of agriculture। अर्थ है कि इस स्टेज में, मतलब इस अवस्था में लोग को, मतलब ज्ञान नहीं कह सकते कि पूर्णतः एग्रीकल्चर का ज्ञान आ गया था, बट वह अभी तक क्या करते थे कि शिकार करते थे, खाते थे, बस ऐसा था। अब इस स्टेज में उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जैसे कि शिप्स हो गई, कैटल्स हो गए, और इसी स्टेज को एज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर की एक शाखा कंसिडर हमने माना। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर डॉग्स एंड हॉर्स। अर्थ है कि सबसे पहला जानवर जो लोगों ने उस स्टेज में पाला, जिसको डोमेस्टिकेट किया, वह है डॉग्स और हॉर्सेस। या आपका बहुत ही एमसीक्यू में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच एनिमल्स वॉज डोमेस्टिकेटेड फर्स्ट, मतलब ऐसे कौन से जीव हैं जो सबसे पहले पालन में, मतलब डोमेस्टिकेशन में यूज़ किए गए। तो वो डॉग्स और हॉर्सेस थे। इनका पर्पस क्या होता था? ये बस एक तरफ से हंटिंग, शिकार करने के लिए, दूसरा गार्डिंग, मतलब एक तरफ से सुरक्षा के लिए पाले जाते थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो हमारा लास्ट रहने वाला है, क्रॉप हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर स्टेज। एट दिस स्टेज पीपल वर डिसकॉन्टेंटेड विथ नोमैडिक लाइफ। They started settling at those places near rivers where irrigation facilities were available and started raising crops and domestic livestock। अब इसका अर्थ क्या है? अभी तक हमारा था कि हमने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था, तब भी वो लोग खाना बदोश जीवन जीते थे कि हाँ, खाना खाओ, सो, मतलब चलते रहो। उनका यही जीवन था, मतलब कहीं वो फिक्स स्टेबल जगह पे रुकते नहीं थे। वह जैसे आज ये एक स्टेज है, मतलब ये एक प्लेस है, यहाँ पे रुके, यहाँ पे उनको भोजन प्राप्त हुआ, आज भोजन किए, दूसरे दिन फिर चल दिए, यहाँ पे आ गए, ऐसा जीवन जीते थे। अब क्या हुआ इस स्टेज में, उन्होंने अपना एक फिक्स स्थान बनाना शुरू कर दिया, और वह स्थान होता कहाँ था कि जहाँ वह स्थान चयन करते थे वो लोग, तब के लोग, जहाँ पे नदी हो, जिससे उन्हें इरिगेशन की फैसिलिटी, अब उन्हें प्रॉपर नॉलेज आ गई थी कि हाँ, उन्होंने जानवर पालना शुरू तो कर दिया था, तो उन्होंने ये भी नॉलेज थोड़ी सी आई कि हाँ, हमने जानवर तो पाल लिया, अब उन्हें खिलाएंगे क्या। तो इस स्टेज में उन्हें जानकारी हो गई कि हाँ, पास्चर मतलब चारे नाम का एक सब्सटेंस होता है जो एनिमल्स भी, मतलब जानवरों के लिए भी भोजन में यूज आता है। तो वो अब क्रॉप अब इस स्टेज में वो फसल का उत्पादन करना शुरू कर दिए, और ऐसी जगह का वो चयन करते थे जिसके पास से नदी का किनारा पास हो, जिससे उन्हें अपने क्रॉप, मतलब फसल उत्पादन के लिए इरिगेशन की फैसिलिटी प्राप्त हो सके। एंड फ्रॉम दिस स्टेज एग्रीकल्चर और क्रॉस हस्बेंड्री स्टेज वॉज स्टार्टेड। मतलब इस अवस्था, मतलब इस स्टेज से एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर स्टेज का प्रवास शुरू हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि रहने वाला है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के प्रकार। एग्रीकल्चर को दो मेन मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर और दूसरा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं कि है क्या ये, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है क्या। द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर, herbicides, irrigation and HYBs फॉर हाई यील्ड प्रोडक्शन। अर्थ है कि वह एग्रीकल्चर का प्रकार जिसमें हम केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और HYBs का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन और यील्ड को बढ़ाने का काम करते थे,
वह एग्रीकल्चर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कहलाता है। कि सिंपल लैंग्वेज में पढ़िए कि मतलब जिसमें वह एग्रीकल्चर का पार्ट जिसमें आप केमिकल्स फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, HYVs यूज़ कर रहे हो, हर्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हो डिफरेंट टाइप्स के, केवल किस लिए कि आपका जो प्रोडक्शन है, फसल का उत्पादन है, वो बढ़ सके। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो जिसका उत्पादन इसमें किया जाता है। सो पहली क्रॉप है राइस, चावल, वीट, गेहूँ, मेज़, मक्का, मिलेट्स, ग्राउंड नट्स, मूंगफली एंड सोयाबीन एक्सेट्रा। मतलब कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में जो मेजर क्रॉप, मुख्य फसलें जो उत्पादन होती हैं वह हैं चावल, गेहूँ, मेज़, मिलेट्स, सोयाबीन, मूंगफली आदि। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप्स की तरफ, जो कि है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पढ़ते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि यह एग्रीकल्चर का वह प्रकार है जिसमें हम एक रियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके फसल का उत्पादन करते हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड्स, इरिगेशन प्रक्रिया, मतलब इरिगेशन प्रक्रिया तो गलत बोल गया, इरिगेशन प्रक्रिया तो हेल्प करेगी क्योंकि आप अगर फसल उत्पादन करेंगे तो जल का तो मेन यूज़ रहेगा ही। तो कहने का अर्थ है कि एग्रीकल्चर का वह प्रकार जिसमें हम बिना केमिकल फर्टिलाइज़र्स, हर्बिसाइड्स, HYVs और अदर्स मैन्योर्स का यूज़ ना करके केवल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी फसल का उत्पादन करें बिना ये देखे कि हमारी फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा या कम। सो वह प्रकार जो होता है एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी डोंट यूज़ एनी काइंड्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, herbicides, HYVs to increase our production and until we use only natural resources to our crop production is known as sustainable agriculture। अब आइए इसका हम दो पॉइंट दोनों टाइप्स का पढ़ते हैं कि इसका मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। मतलब पहले पढ़ते हैं कन्वेंशनल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आइए, इसमें तो काफ़ी लिखा गया है, तो आप बुक में जाकर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। पर मेन जो एडवांटेज है कन्वेंशनल का, मेन एडवांटेज है कि इसमें मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिस होती है, कि मतलब सिंगल क्रॉपिंग वाला प्रैक्टिस होती है। दूसरा पॉइंट एडवांटेज है कि हाइल्ड मतलब उत्पादन की संख्या बढ़ जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, आप इसमें क्या यूज कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, HYVs यूज़ कर रहे हो, हर्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, जिससे हमारी जो भूमि है, फसल तो उत्पादन बढ़ेगा बट उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, भूमि बंजर बनने लगेगी धीरे धीरे। यह है इसका डिसएडवांटेज। आइए बढ़ते हैं सस्टेनेबल का। इसका एडवांटेज क्या है, आपकी फसल इसमें भले ही ज़्यादा संख्या में ना होगी बट इसका एडवांटेज ये रहने वाला है कि आपकी जो भूमि है वो सदैव आपको फसल देने लायक रहेगी, वह बंजर नहीं बन पाएगी क्योंकि आप इसमें एनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं कर रहे हो, अनटिल वनली आप यूज कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि जल हो गया, सूर्य की रोशनी, किरणें हो गई, और जो हमें नेचुरल मैन्योर्स मिल रहे हैं वो हो गए। ऐसे चीज़ों का यूज़ करके आप फसल उत्पादन कर रहे हो तो आपकी जो भूमि है वो सदैव हरी भरी और फसल देने लायक बनी रहेगी, ये बंजर नहीं होगी। ये है इसका एडवांटेज। तो ये तो था कि हमारे एग्रीकल्चर का टाइप्स। अब आइए पढ़ते हैं कि जो एग्रीकल्चर में कुछ रेवोल्यूशन हुए थे अपने भारत में उनके बारे में। सो पहला जो रेवोल्यूशन हुआ था वह था ग्रीन रेवोल्यूशन, या हुआ था फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। दूसरा हुआ था गोल्डन रेवोल्यूशन, या फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, मतलब फल उत्पादन से रिलेटेड था जो रेवोल्यूशन हुआ था। तीसरा है ग्रे रेवोल्यूशन, या फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लिए हुआ था, मतलब फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड था या रेवोल्यूशन। चौथा है ब्रू रेवोल्यूशन, या फिश से रिलेटेड था, मतलब मछलियों से रिलेटेड। पिंक रेवोल्यूशन या था प्रॉन प्रोडक्शन के लिए। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, मतलब आलू से रिलेटेड। रेड रेवोल्यूशन मीट टोमेटो प्रोडक्शन, मतलब मांस और टमाटर के प्रोडक्शन उत्पादन से रिलेटेड था। सिल्वर रेवोल्यूशन एग पोल्ट्री प्रोडक्शन से था इसका रिलेशन।
सिल्वर रेवोल्यूशन को ही वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। सो इसे याद रहिएगा। एक क्वेश्चन बन सकता है, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में आया भी था, मे बी AGTA में पूछा गया था MCQ में कि विच रेवोल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन। ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन है जिसे हम वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और सॉरी मैं क्वेश्चन बोलने में गलत कर दिया कि विच इज़ द अनदर नेम ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन का अन्य नाम क्या है। सो आंसर रहेगा वाइट रेवोल्यूशन। इसे पॉइंट करिएगा, आपको नोट्स में मैं दे दूंगा, तो इसे आप नोट से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने एग्रीकल्चर के आज के पार्ट के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, खेती के प्रकार अपने भारत में। इस बुक की यही खासियत है कि इसमें आपको जितने टॉपिक मिलेंगे, जितने पॉइंट मिलेंगे, बस इम्पोर्टेंट मिलेंगे। देखिए आप इसमें आप सर्च कर लेना, आपको कई प्रकार की फार्मिंग मिलेंगी, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो आपसे क्वेश्चन रिलेटेड मतलब पूछा जाता है, वही इसमें दिया गया है। इसलिए इस बुक को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन में ऐड करो। SR रेड्डी की एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला आपको मुख्य जो मेन कृषि फार्मिंग के प्रकार हैं, मतलब खेती के जो मुख्य प्रकार हैं, वो 4 हैं। पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग, तीसरा है इंटेंसिव फार्मिंग एग्रीकल्चर, चौथा है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग। आइए एक एक करके इसे हम समझते हैं। पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच पीपल वर्किंग with the crudest of tools cut down a part of the forest, burnt the underneath growth and started new garden sites. After few years, when these plots lost their fertility or become heavily infested with weeds or soils borne pests, they shifted to new site। पूरा पढ़ने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपको मैं इसे नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा, तो आप इसमें अपनी नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, उसकी हेल्प से। इसको नॉर्मल समझाता हूँ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या। शिफ्टिंग से आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि एक जगह से हम कहीं अलग शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब किसी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना, वो शिफ्टिंग कहलाता है। तो नॉर्मली आप इसे समझिए कि जैसे कुछ फार्मर्स आए एक प्रॉपर एरिया पे, किसी जंगल पे, वहाँ के पेड़ पौधों को काटा, एक स्पेसिफिक फसल का उत्पादन किया कुछ साल के लिए, वह फसल उत्पादित हुई, उसको उन्होंने बेचा, अपने यूज़ में लिया। देन आफ्टर वहाँ की जब भूमि में कई प्रकार के जो हमने फसल उगाई थी उसके कुछ रॉ मटेरियल्स जब बचे, तो हम उसको एज टू एज छोड़कर दूसरी साइड पे चल देते हैं, वह है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक इम्पॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है कि झूम, इसका नेक्स्ट नेम अनदर नेम होता है झूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। सो इसे रिमाइंड रखिएगा कि आप इसे इम्पोर्टेंस में अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बना के एक पॉइंट इसको लिख लीजिएगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। MCQ में AGTA में नेक्स्ट नहीं 225 में पूछा गया था, आई एम डैम श्योर। तो इसे आप रिमाइंड रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप्स के ऊपर। Subsistence agriculture farming. All of the crops or livestock raised are used to maintain the farmer and his family, leaving little, if any, surplus for sale or trade. Cereals like wheat, rice and millets are mainly raised. कहने का अर्थ है कि इस फार्मिंग के प्रकार में किसान भाई जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वह केवल फसल उत्पादन करने का उनका मेन मोटिव होता है कि हाँ, अपने केवल भोजन के लिए वह उस फसल को अपने उत्पादन में भोजन के लिए लेते हैं उत्पादित करके। अगर कुछ फसल बच जाती है तो वह मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं, नहीं बचती तो केवल भोजन के लिए उसे यूज कर लेते हैं। इस फार्मिंग में जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं वो हो गई गेहूं हो गया, चावल हो गई, मिलेट्स हो गई। ये हैं मुख्य फसलें जो इस फार्मिंग सिस्टम में उगाई जाती हैं किसानों द्वारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स की ओर। हमारा तीसरा टाइप्स है इंटेंसिव फार्मिंग एग्रीकल्चर। एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई इनपुट्स ऑफ कैपिटल लेबर, हाई रेट्स ऑफ फर्टिलाइजर, insecticides and herbicides used. Modern intensive farming is associated with agriculture mechanization and
indiscriminate use of agrochemicals leading to substantial increase in the production, yet has also dramatically increased in environmental pollution by increasing erosion and poisoning water with the agricultural chemicals. फार्मिंग में क्या होता है कि किसान द्वारा फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इरिगेशन प्रक्रिया यूज की जाती है एक स्मॉल एरिया में, मतलब कम भूमि में अधिक फसल उत्पादन करने के लिए। वह खेती की प्रक्रिया, खेती का प्रकार जिसमें हम फर्टिलाइज़र यूज करते हैं अधिक उत्पादन करने के लिए एक कम, मतलब छोटी भूमि में, उसे कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। अब आइए पढ़ते हैं अपना लास्ट फार्मिंग टाइप, एक्सटेंसिव फार्मिंग। इट इज़ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन लार्ज फार्म। इट इज़ आल्सो known as mechanical farming due to extensive use of machines. Extensive farm usually raise one crop a year. Employment of labor and capital per hectare of land is comparatively less. कहने का अर्थ है कि खेती का वह प्रकार जिसमें हम मॉडर्न एक्सटेंसिव प्रक्रियाओं को यूज करके एक बड़ी भूमि में एक ही फसल एक साल में उत्पादित करते हैं, उस फार्मिंग प्रक्रिया को हम एक्सटेंसिव फार्मिंग करते हैं। या इंटेंसिव फार्मिंग के कंपेयर में इसमें मज़दूरों की संख्या कम पड़ती है। उसमें क्या होता था, इंटेंसिव फार्मिंग में हमारा मेन मोटिव होता था कि हाँ फसल उत्पादन ज़्यादा करनी है, उसमें हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते थे, जिसके कारण अब कम भूमि में हम अगर फसल उत्पादन ज़्यादा करना है तो हमें लेबर्स की संख्या भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, कंपेरेटिवली एक्सटेंसिव फार्मिंग में लेस फार्मिंग की संख्या कम हो जाती है, मतलब मज़दूरों की संख्या जो होती है इसमें एज़ कम्पेयर टू इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग में कम हो जाती है। यहीं तक हमारा आज का पार्ट था। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी, उसे फिनिश करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर हमारा चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।